So today's class, we are going to discuss. In the previous class, we have seen the general, some basic terminology in the pharmacology. So now we will start the pharmacodynamics. जैसे मैंने बताया कि pharmacology में दो divisions रहेगा mainly. एक तो है pharmacodynamics, दूसरा है pharmacokinetics. ठीक है. So आज हम discuss करने वाला है pharmacodynamics. Pharmacodynamics मतलब mechanism of action, pharmacological action, and their adverse effects. So first we see the what are the different types of mechanism of actions are available for the drugs. So पहले वो हम discuss करेंगे. यदि आप फार्मा प्रोफेशनल हो, फार्मा में यदि स्टूडेंट या फिर टीचर हो, यू मस्ट डाउनलोड डॉक्टर पीके क्लासेस ऐप। इससे आप डॉक्टर पीके जीपीटी को फ्री में यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऐप ओपन कर लेना है, आपको साइन अप कर लेना है थ्रू योर जीमेल। हमारे ऐप के अंदर में बहुत सारे फ्री कोर्सेस है, उसको आप इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं क्लिक करके, जो आपको फ्रंट में ही दिखेगा। डॉक्टर पीके क्लासेस में आपको फ्री कोर्सेस मिलते हैं बहुत सारे, उसको क्लिक करके डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसको फ्री में क्लासेस कर सकते हैं, टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। एडिशनली आपको डॉक्टर पीके क्लासेस में मिलता है हमारा एआई डॉक्टर पीके जीपीटी, जो फार्मेसी के लिए डिजाइंड है, जिससे आप चैट कर सकते हैं थ्रू टेक्स्ट और थ्रू वॉइस। सो डाउनलोड डॉक्टर पीके क्लासेस ऐप। So mechanism of so this is the pharmacodynamics. So in this first we see the mechanisms of drug action. What are the different mechanisms that are there for the drug action? So पहला जो है physical action. So by virtue of physical action of certain drugs, they show their activity. जैसे है osmosis. So osmosis by exerting an osmotic effect. Few drugs can show their effect. For example, if you see mannitol, the 20% mannitol. So by virtue of its physical nature, that it can produce the osmotic effect. So therefore, mannitol can be used in the edema, cerebral edema, and the glaucoma. So cerebral edema में इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा और ग्लाकोमा में इंट्रा ऑकुलर प्रेशर बढ़ेगा. सो दोनों प्रेशर या दोनों फ्लूइड के वजह से वो प्रेशर बढ़ेगा. ठीक है. जब भी ज्यादा वाटर का एक्यूमुलेशन होगा तब प्रेशर बढ़ेगा. सो प्रेशर डिक्रीज करने के लिए हम वाटर या फ्लूइड को डिक्रीज करना पड़ेगा. किसके वजह से? ऑस्मोटिक इफेक्ट के वजह से. जो ड्रग हम यूज करेंगे वो है मैनिटॉल. ठीक है. ये दोनों में हम यूज कर सकते हैं, सेरिब्रल एडिमा एंड ग्लाकोमा. दूसरा है एडजॉर्प्शन. ये स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, ये भी नहीं है, एडी है. एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन यानी ये फिजिकल फेनोमेनन होता है, जो फेनोमेनन खाली सरफेस में होता है, अंदर नहीं होगा, खाली सरफेस में ही होगा. ठीक है. सो इसमें जो बेटर एग्जांपल है एक्टिवेटेड चारकोल. तो जब भी कोई पॉइजन होगा, जब भी कोई टॉक्सिन का पॉइजन होगा, तब हम एक्टिवेटेड चारकोल देते हैं ड्रग पॉइजन में. तो एक्टिवेटेड चारकोल क्या करेगा? जो भी टॉक्सिन्स होगा, जो भी पॉइजन होगा, वो इसके सरफेस फेनोमेनन मतलब उसमें सरफेस में एब्जॉर्ब करेगा. दैट इज एडी. सो सो बेस्ट एग्जांपल इज द एक्टिवेटेड चारकोल. तीसरा है डेमोलेसेंट. डेमोलेसेंट यानी जो सूथिंग इफेक्ट होगा, जो ये प्रोटेक्टिंग इफेक्ट देगा, उसको हम डेमोलेसेंट बोलते हैं. मतलब जो जब हम अप्लाई करेंगे ना, तब तो हमको थोड़ा ऐसा महसूस होगा, थोड़ा शांतिदायक फील होगा. ठीक है. उसको हम डेमोलेसेंट इफेक्ट बोलते हैं. जैसे स्मूथ इन्फ्लेड और इरिटेटेड म्यूकस मेम्ब्रेन्स बाय फॉर्मिंग ए प्रोटेक्टिव कोटिंग. जहां पर भी इंफ्लेमेशन होगा ना, उसके ऊपर एक कोट जैसा बनेगा. इसके वजह से हमको थोड़ा अच्छा फील होगा, सूथिंग इफेक्ट होगा. जैसे आप लोग अब देखते हैं कॉफ सिरप्स में. सो कॉफ में ज्यादा फायरिंजाइटिस होगा, इन्फ्लेमेशन होता है फायरिंग्स का, तो तब हम कॉफ सिरप्स यूज करते हैं ताकि वो सूथिंग इफेक्ट दे. ठीक है. चौथा रेडियो एक्टिविटी. कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स वो कुछ रेस को इमिट करेंगे. जैसे आप देख रहे हैं जहां पे आयोडीन 131, it can be used for the hyperthyroidism. So iodine 131 can emit the rays like gamma rays or beta rays, that can be used for the hyperthyroidism. So अगर if you closely observe, ये चार
a phenomenon that are completely based on their physical nature. By virtue of its physical nature, they have been using as a drugs. ठीक है, खाली उसका फिजिकल नेचर के वजह से वो हम ड्रग्स के ड्रग्स में यूज कर रहे हैं. ठीक है. क्या हो गया फिजिकल एक्शन, पहला जो मैकेनिज्म है. दूसरा मैकेनिज्म है, जैसे पहला फिजिकल है, ये केमिकल एक्शन है. बाय केमिकल एक्शन, सो केमिकल एक्शन में पहला जो है एंटासिड्स. सो एंटासिड्स आर वीक बेसिस. एंटासिड मतलब उसका जो केमिकल नेचर होता है वो वीक एसिड्स होता है. सो जब भी ये वीक एसिड्स, वीक बेसिस, सॉरी वीक बेसिस जब भी एसिड्स के साथ कंबाइन होगा ना, एक साल्ट फॉर्म होगा. ठीक है. सो दे न्यूट्रलाइज द गैस्ट्रिक एसिड, स्पेशली इन द अल्सर्स. अल्सर्स में क्या होगा, गैस्ट्रिक एसिड ज्यादा फॉर्म होगा, ज्यादा सिंथेसाइज होगा. सो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेसिस देना चाहिए. सो वो बेसिस को हम एंटासिड्स बोलते हैं. ठीक है. ये केमिकल नेचर के वजह से उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है. ठीक है. ये हो गए एंटासिड्स. इसमें दूसरा जो एग्जांपल आया था है चीलेटिंग एजेंट्स. So chelating agents will bind to the heavy metals, that will trap or that will bind to the heavy metals to form a stable and water soluble complexes. ये chelating agents heavy metals के साथ फॉर्म होके वाटर soluble complexes फॉर्म होता है. So ये वाटर soluble है ना, तो इसे आराम से ये यूरिन के साथ बाहर निकल जाएगा थ्रू द किडनीज. ठीक है. जैसे हमको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया गया है, जैसे डाइमेरकैप्राल है, इसका दूसरा नाम है बॉल, बीएल बॉल, ब्रिटिश एंटी लिविसिट बोलते हैं उसको. सो यह कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, आर्सेनिक पॉइजनिंग में. जैसे दूसरा एग्जांपल दिया गया है डेस्फेरिऑक्सामाइन, ये हम आयरन पॉइजनिंग में यूज करते हैं, अक्यूट या क्रॉनिक आयरन ओवरलोड में यूज कर सकते हैं. तीसरा है डी पेनिसिलामाइन, एक कॉपर पॉइजन यूज कर सकते हैं. जब भी कॉपर का ज्यादा अक्यूमुलेट होगा ना, स्पेशली ब्रेन में अक्यूमुलेट होगा ना, उसी को हम विल्सन्स डिसीज बोलते हैं. एक्चुअली इनहेरिटेड डिसीज है. सो कॉपर को बाहर निकालने के लिए हम एक चीलेटिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, डीपेंसिलामाइन. और नॉर्मली जो हम यूज कर सकते हैं ईडीटीए, कैल्शियम डाइसोडियम ईडीटीए, वो लेड पॉइजनिंग के लिए. ठीक है. ये कुछ एग्जांपल्स है चीलेटिंग एजेंट्स. अगर आप देख ले तो ये बोथ एंटासिड्स एंड चीलेटिंग एजेंट्स इसके केमिकल नेचर के वजह से हम यूज कर रहे हैं. ठीक है. पहला जो है वो फिजिकल नेचर की वजह से, और दूसरा क्लास है केमिकल के वजह से हम वो ड्रग्स के रूप में हम उसको यूज कर रहे हैं. ठीक है. ये जीपैट 2024 का क्वेश्चन है. The Wilson disease is a rare disorder due to the accumulation in the brain, liver and other vital organs of. मैं पोल बना दूंगा, आप लोग आंसर्स पोल में देना है. ठीक है. So the Wilson's disease is due to the accumulation of the copper. या या स्पेलिंग गलत है, या वहां पे CO होना चाहिए. ठीक है. या द थर्ड मैकेनिज्म है, जो तीसरा मैकेनिज्म है थ्रू द प्रोटीन टारगेट्स. सो हमारे बॉडी के अंदर कुछ प्रोटीन टारगेट से, उसी के माध्यम से ड्रग इसका इफेक्ट शो करेगा. ठीक है. क्या क्या प्रोटीन टारगेट्स है, सो मेनली 4 टारगेट्स है. एक है आयन चैनल्स, दूसरा है एंजाइम्स, तीसरा है ट्रांसपोर्टर्स, उसको हम कैरियर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं. अब चौथा है receptors. So these are the protein targets, the important protein targets through which it can show its pharmacological action. ठीक है. सो पहले थोड़ा इसके डिटेल, थोड़ा ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में. सो आयन चैनल्स,
सो ये आयन चैनल्स कहाँ पे होता है? सेल मेम्ब्रेन के बीच में होगा या सेल मेम्ब्रेन में होगा. So these are the gateways which are present in the cell membranes. So ion channels will selectively allow the few ions. Like some may be selectively allow the sodium, some may be for the potassium, some may be for the calcium. So that means they selectively allow the some of the ions. So यहाँ पे दो तरह का ion channels होते हैं. One is ligand gated ion channel और दूसरा होता है वोल्टेज गेटेड आयन चैनल. सो लाइगैंड मतलब जो भी एक केमिकल सब्सटेंस है, वो एगोनिस्ट हो सकता है, जो भी है, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे. सो जो भी केमिकल सब्सटेंस को लाइगैंड कहते हैं. सो जब भी वो लाइगैंड आयन चैनल्स के बाइंड होगा ना, तभी वो आयन चैनल्स खुलेगा, तब तक बंद रहेगा. जब भी स्पेसिफिक लाइगैंड आगे अगर बाइंड होगा ना, तब ये खुल जाएगा. ठीक है, उसको हम लाइगैंड गेट आयन चैनल्स बोलते हैं. जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे, निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स. ये कब खुलेगा? जब भी एसिटाइलकोलिन आके निकोटिन रिसेप्टर्स को बाइंड होगा ना, तब तुरंत ही खुल जाएगा. ठीक है, उसके बारे में हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे इन डिटेल में. देन वोल्टेज गेटेड चैनल्स, ये लाइगैंड बाइंड होने से नहीं खुलेगा. कब खुलता है? So these are gated, these are opened whenever there is a change in the membrane potential. सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम के वजह से क्लास मेम्ब्रेन के दोनों तरफ अलग अलग पोटेंशियल रहता है, उसके वजह से ये खुलेगा. ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लोकल एनेस्थेटिक्स, they block the voltage gated sodium channels in the neural membrane. So जब भी ब्लॉक करेगा ना, then impulse conduction को रोक लेगा. ठीक है, so one is ligand gated ion channel and the second is the voltage gated ion channel. ठीक है, ये हो गए ion channels. The other is the enzymes. So in our body it contains various enzymes. So these enzymes are the important targets for the few drugs. कुछ ड्रग्स एंजाइम्स को इनहिबिट कर सकता है. ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं एंजाइम इनहिबिशन, ये कुछ कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करेगा और कुछ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिट करेगा. ये कॉम्पिटिटिव क्या है, नॉन कॉम्पिटिटिव क्या है, हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे. अगर यहाँ पे अगर एग्जांपल देखें तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, for example captopril, not all captopril, all the prils inhibit the ACE. So they are the ACE inhibitors, all the prils are the ACE inhibitors. And if you see the non competitive or irreversible, best example हम देख सकते, जब भी irreversible, whenever there is the word irreversible, always it will bind with the covalent. That means whenever the bond is covalent, it is the inhibition is a permanent. ठीक है, मतलब it can act for longer period of time, ज्यादा समय तक वो ड्रग एक्ट करेगा. यहाँ पे अगर एग्जांपल है एस्पिरिन. So this aspirin irreversibly inhibit the COX enzyme. Aspirin irreversibly inhibits. यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिया गया है, बहुत सारे एग्जांपल्स है. ठीक है, ये हो गए एंजाइम्स. So some may be inhibited by competitively, some may be inhibited by the non-competitively. Other mechanism is the other protein target is transporters or carrier molecules. So if the assume that if the drug is highly lipid soluble, it can easily cross the plasma membrane. जब भी जो भी ड्रग लिपिड सॉल्युबल होता है वो आराम से मेम्ब्रेन को पार कर सकेगा. मान लो जो पोलर मॉलिक्यूल है, ये वो आयनाइज्ड है, तो वो कैसे पार करना है? वो ट्रांसपोर्टर्स के माध्यम से, ट्रांसपोर्टर्स का सहायता लेके वो पार करेगा. ठीक है, वो भी अलग अलग होता है. जो पहला टाइप है एटीपी बाइंडिंग कैसेट, या हम इसको एबीसी बोलते हैं, एबीसी ट्रांसपोर्टर्स. सो इसमें एटीपी का जरूरत रहेगा बिकॉज it move against their concentration gradient, therefore it requires the ATP. Best examples you can give the sodium pump, sodium potassium ATPase. This will maintain the resting membrane potential RMP.
and this can be inhibited by the important drug digoxin. दूसरा जो ट्रांसपोर्टर है MDR, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्रांसपोर्टर. So this will pump the drugs out of the cell, especially if you take the anti-cancer drugs, cytotoxic drugs, that pump the drugs out of the cell. Thereby it causes the resistance to that specific drugs. इसलिए हम इसको बोलते हैं multi drug resistance, which can cause the chemotherapy resistance. Okay, so these two comes under the ATP binding transporters. The second is SLC transporters, solute carrier transporters. ठीक है, सो ये इसमें डायरेक्ट हम एटीपी को यूज नहीं करेगा. इट कैन यूज इट विल मेनली डिपेंड अपॉन द आयन ग्रेडियंट्स, इसलिए इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं. द एग्जांपल इज देयर आर वेरियस ट्रांसपोर्टर्स फॉर द neurotransmitters. ठीक है, so each and every neurotransmitters get transported with a specific transporter mechanism. So if you see the norepinephrine, it gets transported by the net norepinephrine transporter. If you see the serotonin, NE5HT, ये भी एक specific transporter है, serotonin transporter. And if you see the dopamine transporter, and all these transporter can be inhibited by the drugs. If you see the net can be blocked by the decipromine, which is an example of TCA, tricyclic antidepressant, and even the cocaine also. And serotonin reuptake inhibitors, which are inhibited by the SSRIs, selective serotonin reuptake inhibitors. So these are the important drugs for the treatment of the depression. तो हम एंटी डिप्रेसेंट्स में डिस्कस करते हैं. And even likewise dopamine transport, which is blocked by the cocaine and amphetamine. ठीक है, so these are the different targets, and the drugs can target the different transporters. ये ट्रांसपोर्टर्स खाली ड्रग्स के लिए ही नहीं होता है, जो एंडोजिनस मॉलिक्यूल्स मूव होने के लिए भी कुछ ट्रांसपोर्टर्स चाहिए. ठीक है, अगर मान लो एंडोजिनस ज्यादा पोलर है, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारा ट्रांसपोर्टर्स होते हैं. ठीक है, या मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस को हम पीजीपी कहते हैं, पी ग्लाइकोप्रोटीन. The fourth one, which is very important, because if you see most of the drugs will act through binding to the receptors. बहुत सारे ड्रग्स ये रिसेप्टर्स के माध्यम से ही इसका एक्शन शो करेगा. ठीक है, ये रिसेप्टर क्या है? ये प्रोटीन है, ये पूरा प्रोटीन है. दीज आर द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन टारगेट्स. So these receptors are the protein targets, are the macromolecules which are present on the plasma membrane. ज्यादा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऊपर ही प्रेजेंट होता है, और कुछ रिसेप्टर्स सेल के अंदर भी प्रेजेंट रहेगा. सेल के अंदर यानी साइटोसॉल में भी प्रेजेंट होगा, या कुछ न्यूक्लियस के अंदर भी प्रेजेंट होगा, बट ज्यादा सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही प्रेजेंट होता है. सो दीज आर द मॉलिक्यूल्स, मैक्रोमॉलिक्यूल्स. तो ज्यादा प्रोटीन ही होते हैं. A specific binding site located on the surface or inside the cell, which recognize and binds the drug. So the drug has to bind to the receptor in order to elicit. Elicit means produce. In order to elicit a pharmacological response, उसी को हम receptors कहते हैं. So these are the macromolecules that are present in the membrane or within the cytosol that should be bind in order to elicit a pharmacological response. ठीक है, उसी को हम receptors कहते हैं. So जब भी receptors drug का interaction होगा ना, तब हम कुछ basic concepts को पढ़ना जरूर है. Yeah.
सो नेक्स्ट वी सी द ड्रग रिसेप्टर इंटरैक्शंस। सो जब भी ड्रग या रिसेप्टर के साथ जो भी इंटरैक्शंस होगा ना, तब हम दो चीज को ध्यान देना है। टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, वन इज द अफिनिटी। अफिनिटी मतलब पहले जो भी मॉलिक्यूल होगा, जो भी ड्रग होगा, वो जाके रिसेप्टर को बाइंड होना है, वहां इससे मिलना है, बाइंड होना है, ठीक है। दैट इज गवर्नड बाय द अफिनिटी। अफिनिटी मतलब कॉलेज जाके उसको बाइंड होना है, ठीक है, उसको हम अफिनिटी बोलते हैं, ठीक है। देन दूसरा है एफिकेसी, इसी को हम इंट्रिंसिक एक्टिविटी कहते हैं, आई ए, इंट्रिंसिक एक्टिविटी, ठीक है। सो ड्रग बाइंड होने के बाद कुछ ड्रग्स रिसेप्टर को एक्टिवेट कर सकते हैं, या कुछ ड्रग्स रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं भी करेगा, ठीक है। सो जो भी सब्सटेंसेस, जो भी केमिकल सब्सटेंसेस बाइंड होने के बाद रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा ना, तब उसको हम बोलते हैं, उसको एफिकेसी है या इंट्रिंसिक एक्टिविटी है। सो इंट्रिंसिक एक्टिविटी एफिकेसी का मतलब क्या होगा? वंस बाइंड टू द रिसेप्टर, द एबिलिटी टू एक्टिवेट द रिसेप्टर इज गवर्नड बाय द, is called as the efficacy or intrinsic activity. So the value of intrinsic activity will be in the range of -1 to the +1, -1 0 +1. So इस रेंज में रहेगा, ठीक है, वो एफिनिटी एफिकेसी है। So based on these two terms, affinity and efficacy, now we will define certain terms with respect to these two, affinity and efficacy. कुछ टर्म्स को हम डिफाइन करेंगे, आप ही आपको डिफाइन करना है, ठीक है। पहला है एगोनिस्ट, क्योंकि हर बार जब भी जो भी तू टॉपिक पढ़ेगा ना, सर ये वर्ड्स हमको हमेशा रहेगा। सो देयरफॉर यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस फार्माकोलॉजी, ठीक है। सो एगोनिस्ट, एगोनिस्ट का मतलब क्या है? सो द एगोनिस्ट, एक ड्रग पहले वो बाइंड होगा, बाइंड होने के बाद रिसेप्टर को एक्टिवेट भी करेगा, मतलब उसको ज्यादा अफिनिटी है और ज्यादा एफिकेसी भी रहेगा, इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी रहेगा, उसी को हम एगोनिस्ट कहते हैं, ठीक है। सो इट हैज हाई अफिनिटी एंड हाई एफिकेसी, उसी को हम एगोनिस्ट कहते हैं, ठीक है। दूसरा एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट पहले तो जो भी है वो एगोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट है, पार्शियल है, इनवर्स है, जो भी हो। सो पहला कॉम क्या, कौन सी कॉम है? वो जाके रिसेप्टर से बाइंड होना है। सो ये भी बाइंड हो गया एंटागोनिस्ट। बाइंड होने के बाद रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं करेगा, बल्कि वो एगोनिस्ट बाइंड होने से रोक लेगा भी, ठीक है, उसी को हम एंटागोनिस्ट कहते हैं। So after binding to the receptor, it doesn't activate. In fact, it inhibits the binding of agonist to the receptor. So that we call as the antagonist. So therefore, इसको affinity ज्यादा रहेगा, efficacy कैसे रहेगा? Intrinsic activity एकदम जीरो, बिल्कुल जीरो, क्योंकि रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इसको पूरा बिल्कुल जीरो रहेगा, ठीक है। ये हो गए एंटागोनिस्ट। तीसरा है पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल का मतलब होता है पूरा नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? अधूरा है, कंप्लीट नहीं है, ठीक है। सो इट एक्टिवेट्स द रिसेप्टर, पहले वो बाइंड होगा, बाइंड होने के बाद वो एक्टिवेट करेगा, मगर फुल एक्टिवेट नहीं करेगा, वो पार्शियली एक्टिवेट करेगा, ठीक है। मतलब पूरा रिसेप्टर्स बाइंड होने के बाद भी इसका जो भी इफेक्ट रहेगा वो 70% रहेगा या 80% रहेगा, मतलब एकदम 100% नहीं रहेगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं पार्शियल, बोलते हैं पार्शियल एगोनिस्ट, ठीक है। या वी कैन यूज द वर्ड सब मैक्सिमल। मैक्सिमम नहीं है, सब मतलब मैक्सिमम के नीचे, हमेशा वो 70 60
उसके नीचे ही रहेगा, ठीक है। उसको हम बोलते हैं पार्शियल एगोनिस्ट। सो इसका इंट्रिंसिक एक्टिविटी कैसे रहेगा? इन बिटवीन द 0 एंड +1। सो एगोनिस्ट का +1 रहेगा, एंटागोनिस्ट का 0 रहेगा और पार्शियल एगोनिस्ट विल बी इन बिटवीन द 0 एंड +1। ये हो गई, 3 हो गई। अभी चौथा इनवर्स, इनवर्स एगोनिस्ट। सो इनवर्स मतलब हमेशा जब भी हम इनवर्स की बात करेंगे ना, सो इनवर्स का मतलब होता है रिवर्स। जो नॉर्मल चीज हो रहा है उसके एकदम उल्टा, रिवर्स, उसको हम बोलते हैं इनवर्स एगोनिस्ट। रिवर्स ऑफ व्हाट? एगोनिस्ट, मतलब जो भी एगोनिस्ट का इफेक्ट हो रहा है उसका एकदम ऑपोजिट में, एकदम उल्टा उसका इफेक्ट रहेगा, इसलिए हम उसको बोलते हैं इनवर्स एगोनिस्ट, ठीक है। इसलिए इसका आइए जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी होगा वो हमेशा नेगेटिव में रहेगा, ठीक है। यहां पर एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, बीटा कार्बोलिन। बीटा कार्बोलिन इज एन इनवर्स एगोनिस्ट ऑफ द बेंजोडाइजिपिन रिसेप्टर्स, ठीक है। So these are the four terms we can define with respect to the affinity and the efficacy. Affinity and efficacy. So based on this, we have defined agonist, antagonist, partial agonist, and inverse agonist. And these are the very fundamentals in the general pharmacology. Okay. IA means intrinsic activity. Efficacy को हम IA बोलते हैं. Intrinsic activity, ठीक है. Yeah. Difference between agonist and inverse agonist. So the inverse agonist produce the actions exactly opposite to that of the agonist. ठीक है. So जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है, बीटा कार्बोलिन इज एन इनवर्स एगोनिस्ट ऑफ द बेंजोडाइजिपिन्स। जनरली बेंजोडाइजिपिन्स का जो यूज होता है एंटी कन्वल्सेंट्स। एग्जांपल एंटी कन्वल्सेंट्स है वो, मतलब कन्वल्सेंट्स में बेंजोडाइजिपिन्स को यूज कर सकते हैं। जब भी बीटा कार्बोलिन वो कन्वल्शन है, that will induce the convulsions, opposite of anticonvulsions, that will induce the convulsions. So beta carbolin will induce the convulsions, whereas benzodiazepines can be used as an anticonvulsants, ठीक है। Same thing again we explain here. So distinction between the drug binding and the receptor activation. एक ड्रग ये है, ये मतलब एक ड्रग है और रिसेप्टर। सो जब भी ये दोनों बाइंड होगा ना तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा ए आर। देन बाइंडिंग होने के बाद जब भी ये रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, यहाँ पे स्टार दिया है, स्टार का मतलब होता है एक्टिवेशन। सो जब भी ये एक्टिवेट होगा ना, हमको कुछ रेस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा, कुछ फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स एलिसिट होगा, प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तब हम ये को एगोनिस्ट कहते हैं, ठीक है। दूसरा केस देखते हैं, यहाँ पर ड्रग बी दिया है, वो भी रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, वो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा जैसे हम देख रहे हैं बी आर। मगर ये बी, जो ड्रग बी है वो रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं कर रहा है जहां पे ये किया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसलिए बाइंड होने के बाद भी इसमें कुछ रेस्पॉन्स नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए हम बी को एंटागोनिस्ट कहते हैं, बी को एंटागोनिस्ट कहते हैं। सो इससे आपको एकदम पूरा परफेक्ट हो गया होगा शायद, ठीक है। सर यहाँ पे लिखा है ऑक्यूपेशन इज गवर्नड बाय द अफिनिटी। ऑक्यूपेशन मतलब बाइंडिंग, बाइंडिंग को हम ऑक्यूपेशन भी बोल सकते हैं, या एक्टिवेशन इज गवर्नड बाय द एफिकेसी, या एफिकेसी को हम इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी कह सकते हैं, ठीक है। ठीक है ना।
हम यहाँ कुछ कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इनवर्स एगोनिस्ट, मैं पोल बना दूंगा, सब लोग आंसर्स पोल में दे रहे हैं, ठीक है। सो इनवर्स एगोनिस्ट, ये पहले रिसेप्टर्स को बाइंड होगा, उसके बाद जो भी एक्शंस प्रोड्यूस होगा वो हमेशा ऑपोजिट टू दैट ऑफ द एगोनिस्ट रहेगा, ठीक है। ये ऑप्शन बी सही है इसमें। दूसरा देखते हैं, पार्शियल एगोनिस्ट पोसेस। हम लोग इसका आंसर सही दिया है। सो पार्शियल एगोनिस्ट, सो पहले हमको क्या देखना है, अफिनिटी देखना है। अफिनिटी मतलब बाइंडिंग। सो अफिनिटी ज्यादा होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ठीक है। जो भी होता है उसका अफिनिटी ज्यादा होना चाहिए। सो इसमें दिया गया है लो अफिनिटी, नो अफिनिटी, लो अफिनिटी। हर ड्रग को अफिनिटी आई होता है, ज्यादा ही हो तभी उसको रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, ठीक है। सो इससे हमको पता चल रहा है आंसर सी इज द राइट वन। सो इट हैज गॉट हाई अफिनिटी एंड लो इंट्रिंसिक एक्टिविटी, क्योंकि वो पार्शियली है, बाइंड होने के बाद पार्शियली उसको एक्टिवेट करेगा, या जो भी रिस्पॉन्स होता है वो सब मैक्सिमल होता है, ठीक है। Which of the following is true for the receptor action of a drug? So receptors यहाँ पे an antagonist has both intrinsic and affinity, affinity रहेगा, intrinsic activity नहीं रहेगा। Antagonist has affinity सही है, but no intrinsic activity, ये तो सही है, ठीक है। A partial agonist has no intrinsic activity और no affinity, ये दोनों गलत है। Intrinsic activity and affinity are not important, ये दोनों ही important है। बाइंडिंग भी इंपॉर्टेंट है, यानी अफिनिटी बाइंड होने के बाद रिसेप्टर को एक्टिवेट करना, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक एक्टिविटी। दोनों ही इंपॉर्टेंट है एक्शन शो करने के लिए, मतलब ये भी गलत है। सो द राइट वन इज द ऑप्शन बी, ठीक है। काइंडली एक्सप्लेन, अभी समझ में आएगा ये। सो एगोनिस्ट एज अफिनिटी विथ इंट्रिंसिक एक्टिविटी 1, ठीक है। सो इंट्रिंसिक एक्टिविटी 0 किसको रहेगा, एंटागोनिस्ट को रहेगा। सो माइनस किसको रहेगा, इनवर्स एगोनिस्ट, ठीक है। या सर ये थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट्स होने के बाद हम अभी डिस्कस करते हैं रिसेप्टर्स का टाइप्स, या इसको हम सुपर फैमिलीज बोलते हैं, सुपर फैमिलीज ऑफ रिसेप्टर्स, ठीक है। इसमें क्या क्या है, कौन सी टाइप्स है। सर जनरली इसमें 4 टाइप्स होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। टाइप 1 लाइगैंड गेटेड आयन चैनल्स, उसको हम आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर्स बोलते हैं, ठीक है। टाइप 2 जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, जीपीसीआर, या इसको हम मेटाबोट्रॉपिक रिसेप्टर्स कहते हैं।
टाइप 3 काइनेज लिंक्ड रिसेप्टर्स, इसमें भी कुछ सब टाइप्स होते हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स एंड ट्रांस मेम्ब्रेन जैक स्टैट बाइंडिंग रिसेप्टर्स, दोनों ही एक्चुअली ये काइनेज लिंक्ड रिसेप्टर्स ही है। अगर आप फार्माकोलॉजी रैंक एंडल बुक देख ले तो कल ये 4 ही रहेगा, मगर हम सिलेबस के हिसाब से गए तो पीसीआई के सिलेबस इसमें ये इसमें 2 किया है, टाइप 3 को 2 किया है, ठीक है। ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक और दूसरा है ट्रांस मेम्ब्रेन जैक स्टैट बाइंडिंग। द टाइप 4 इज न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, ठीक है। सो इसमें जो हम फोकस करना है मेनली, जो एग्जाम में पूछा गया पूछ सकते हैं एग्जाम्पल्स, मेनली एग्जाम्पल्स टाइप, मतलब लाइगेंड एग्जाम्स क्या है, जीपीसीएल के एग्जाम्स क्या है, काइनेज लिंक्ड के क्या है, और न्यूक्लियर रिसेप्टर एग्जाम्पल्स क्या है, वो हम मेनली फोकस करना है, ठीक है। सो पहले हम देखते हैं लाइगैंड गेटेड आयन चैनल। लाइगैंड गेटेड, ये आयन चैनल है, ये कब खुलता कब खुलेगा, लाइगैंड गेटेड, मतलब जब भी स्पेसिफिक लाइगैंड आगे अगर बैठेगा ना तभी ये खुलेगा। सो यहाँ पे हम एग्जांपल्स देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज द निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। निकोटिनिक, सो एज यू नो दैट एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स दो होते हैं, एक निकोटिन रिसेप्टर्स होता है, दूसरा मस्कनिक रिसेप्टर्स होते हैं। ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स लिगैंड गेटेड आयन चैनल है, ठीक है। देन गाबा रिसेप्टर्स, गाबा में खाली गाबा ए रिसेप्टर, गाबा में भी दो होता है, गाबा ए गाबा बी, मगर गाबा ए लिगैंड गेटेड आयन चैनल से ग्लाइसिन रिसेप्टर्स 5HT3, यानी सेरोटोनिन रिसेप्टर्स बहुत सारे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। ये नंबर ऐसा इंक्रीज हो रहा है, बट इसमें से खाली 3 5HT3 यही लिगैंड गेटेड आयन चैनल है, ठीक है। सो दीज आर द स्पेसिफिक एग्जांपल्स फॉर ligand get ion channels. So we can we can see the how the structure look like. ये तो हम डिटेल हमको जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार मैं बताता हूँ। ये निकोटिनिक, ये तो निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर, क्योंकि ये इसका इसके ऊपर ज्यादा स्टडी किया गया है, इसलिए हम थोड़ा इसके स्ट्रक्चर्स भी डिटेल में डिस्कस किया गया है। सो इफ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर, इट इज ए पेंटामर। पेंटा यानी 5 सब यूनिट्स रहेगा, ठीक है। 2 अल्फा रहेगा, एक बीटा रहेगा, एक गामा रहेगा और एक डेल्टा रहेगा। सो दिस इज ए पेंटामेरिक स्ट्रक्चर, और उसमें अल्फा सब यूनिट में ACH बाइंडिंग साइट्स रहेगा, 2 बाइंडिंग साइट्स रहेगा, और वो भी अल्फा सब यूनिट के पास ही रहेगा। सो ये आयन चैनल्स कब खुलेगा, जब भी दोनों एसिटाइलकोलिन अल्फा सब यूनिट के पास आके बाइंड होगा ना, तभी ही खुलेगा, तब तक बंद रहेगा, ठीक है। सो व्हेनेवर द ACH विल बाइंड एट द टू साइड्स, अगर एक बार भी अगर बाइंड होगा ना नहीं खुलेगा, इट शुड बाइंड एट द टू प्लेसेस, then only it will open. You can see in between you have a very small pore, very small tiny pore through which the ions will move. For example, assume जब भी ये open होगा, then the sodium ions will rush into the cell, which will causes the depolarization, which will causes the depolarization. ये भी कितने सेकेंड्स में होता है, मिली सेकेंड्स में रहेगा, सबसे फास्टेस्ट होता है ये, इसका जो एक्शन होता है ना मिली सेकेंड्स में रहेगा, फटाफट, मतलब हमको गिन भी नहीं सकते, मिली सेकेंड्स में रहेगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द ligand gated ion channel, ठीक है। डायग्राम, so this is the nicotinic acetylcholine receptor which is which contains the pentamer, पेंटा मतलब 5 सब यूनिट्स रहेगा, 2 अल्फा है, एक बीटा है,
एक गामा है, एक डेल्टा है। सो सब मिला के 5 सब यूनिट्स है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पेंटामर। ठीक है। And in this, the alpha subunits contain the acetylcholine binding sites. यहाँ पे जो देख रहा है acetylcholine binding sites रहेगा। So जब acetylcholine आके यहाँ bind होगा ना, तब ये खुलेगा, तब ये open होगा। You can see here the pore. So जैसे जैसे ये खुलेगा ना, the ions will enter into the cell. Like if there is a efflux of sodium, then तुरंत ही depolarize होगा। ठीक है। So this is the how the ligand gated ion channel will work. Okay, भाई? हो गए? देखते हैं which one of the following receptor is not, तो देख लीजिए, ध्यान दीजिए, not ये ligand gated ion channel। मैं पोल बना दूंगा, आप लोग आंसर पोल में देना है। आकाश, धर्मेंद्र पटेल, मैं पोल बना दूंगा, थोड़ा सबर करो। So nicotinic receptor, nicotinic acetylcholine receptor, 5-HT3 receptor, GABA receptor, ये सब ligand gated ion channels ही है, whereas the histamine receptors are not the ligand gated ion channels। ठीक है। और इनका इन्फ्लक्स होता है ना, या गाबा आने के बाद हम डिस्कस करेंगे, गाबा को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। Then the second type is, the second one is the GPCR, G protein coupled receptor. Why we are calling as the GPCR here? Because this will signal through the G proteins. G proteins. Therefore, it is called as the G protein coupled receptors. And this is the largest receptor among all the receptors. इसका जो दूसरा नाम है 7 transmembrane or serpentine. It is also called as a 7 transmembrane receptor or serpentine receptors, because if you see the structure, uh, it will coil 7 times around the plasma membrane, जैसा ऐसा दिखे, कुछ सांप जैसा दिख रहा है। सर्पेंटाइन मतलब स्नेक, सो इट लुक्स लाइक ए स्नेक, ऐसा दिखेगा। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स। एंड एग्जांपल्स, जैसे मैंने बताया, ए लार्जेस्ट फैमिली है, लार्जेस्ट सुपर फैमिली है, सो बहुत सारा रिसेप्टर्स, बहुत सारा एग्जांपल्स इसमें रहेगा। मस्करनिक रिसेप्टर्स, जैसे मैंने बताया एसिटाइलकोलिन में दो होता है, एक मस्करनिक होगा, निकोटिन होगा। निकोटिन तो लाइगैंड में आएगा, और मस्करनिक जीपीसीआर है। एड्रेनो रिसेप्टर्स, एड्रेनो रिसेप्टर्स यानी एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, इसमें आपको अल्फा रिसेप्टर्स रहेगा, बीटा रिसेप्टर्स रहेगा, दोनों दोनों ये जीपीसीआर रिसेप्टर्स है। डोपामाइन रिसेप्टर्स, D1 D2 receptors, dopamine receptors, all the 5-HT receptors except 5-HT3, 5-HT3 को छोड़ के सभी रिसेप्टर्स जीपीसीआर हैं। एंड रिसेप्टर्स फॉर वेरियस पेप्टाइड हार्मोन्स, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एंटीरियर पेप्टाइड हार्मोन्स लाइक TSH, FSH, LH, ACTH. Yes, all these act through the GPCR, and even for the purine receptors, yeah, important examples of the GPCR receptors है। ठीक है, या उसको मेटाबोट्रॉपिक बोलते हैं, मेटाबोट्रॉपिक भी बोलते हैं। 5-HT1
1, 2, 4, 5, 6, 7 सब GPCR है, एक को छोड़ के वो है 3. 5HT3 is a ligand gated ion channel. ठीक है. So which one of the following drug does not, यहाँ पे ड्रग पूछा गया था, does not act through the GPCR. Which is not act through epinephrine, which act through the adrenergic receptors, यानी ये अल्फा रिसेप्टर या बीटा रिसेप्टर, मतलब वो GPCR है. Dopamine through dopamine receptors, TSH, LS, FH, so all are through the GPCR only. So insulin doesn't act through the GPCR. ठीक है. इंसुलिन रिसेप्टर के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. Which of the following is not an example of GPCR? Muscarinic, alpha adrenoceptors या बीटा adrenoceptors, ये सब GPCR है. Nicotinic receptor is a ligand gated ion channel. Ligand, there is a type 1 receptor. ठीक है. ये बस हमारा टाइम भी हो गए, जो इसके बारे में हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है. Okay. So I think everybody is getting the concepts clear, because these are the very fundamental concepts that you should understand. You should understand the basic concepts. I hope everyone is getting the things clear, entering into your minds. ठीक है. Which was the exception? 5HT3. Then thank you all. Take care. Good night. अभी आपको इस टॉपिक से रिलेवेंट कोई भी डाउट्स आ रहा है तो आप drpkclasses.com में जाइएगा. इसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस में जो व्हाट्सएप का आइकन है, यहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्टली मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आपके डाउट्स पूछ सकते हैं. सेम थिंग आप कर सकते हैं डॉक्टर पीके क्लासेस ऐप पे, वहां पर भी चैट विद अस का ऑप्शन आता है, वहां पर से आप डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, और जो भी आपका डाउट्स है वो आपको हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे.